हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक से है। इसके हम दूसरी इकाई का 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँ। प्रस्तुत पाठ एक साक्षात्कार है, यानी कि फेस टू फेस कन्वर्जेशन है दो लोगों के बीच में। इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और इनका साक्षात्कार होता है हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार अमृतलाल नागर जी से। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने अमृतलाल नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी प्रश्नों का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत पाठ से हमें क्या संदेश मिला है? चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अनवरत संघर्ष पथ पर चलते रहना इस प्रस्तुत पाठ का संदेश है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाना है। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को तिवारी जी के नाम से संबोधित किया गया है और अमृतलाल नागर जी को नागर जी के नाम से संबोधित किया गया है। इसका पहला पैराग्राफ है, जिसमें तिवारी जी पूछते हैं को आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था, अर्थात जब आपके मन में लिखने की इच्छा जागी उस टाइम का माहौल क्या था, उस टाइम का सिचुएशन क्या था कि लोगों के मन में लिखने की बात जागी। किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने। आदर्श यानी कि किनको देख के आपके मन में इच्छा जागी, वो कौन थे। तब नागर जी ने उसका उत्तर दिया, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था, यानी उन्होंने बताया कि लिखने से पहले उन्होंने पढ़ना शुरू किया। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। उन्होंने कवियों का नाम व्यक्त किया है कि इनको देख के, इनकी कविताओं को पढ़ के मैंने लिखना शुरू किया। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। छापा पोयम है। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, अर्थात उनके घर में 2 मैगजीन्स आते थे पढ़ने के लिए, जिसमें पहला है सरस्वती और दूसरा है गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद्र का साहित्य था, कौशिक का था। ये दोनों के बारे में आप जानते होंगे। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। बंकिम चटर्जी का उपन्यास के बारे में बताया गया है। शरद चंद्र को बाद में। उन्होंने एक स्टेप बताया है कि पहले मैंने इनको पढ़ा, उसके बाद इनको पढ़ा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तिवारी जी आगे पूछते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? तो नागर जी ने कहा, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का, यानी मुझे इंटरेस्ट था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 और 1929 में। यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में आपको जानना होगा कि इसी कमीशन के बाद ही नागर जी के मन में कविता लिखने की बात सूझी और उन्होंने सबसे पहले कविता लिखी थी। साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन यह है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे सर जॉन साइमन, उनके नेतृत्व में एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसमें सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटेन के थे, लेकिन इनमें कोई भारतीय नहीं था। तो इसी के कारण भारत में इसे श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया और इस कारण इसका बहुत विरोध किया गया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। और इसकी घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी, जिसका उद्देश्य इस बात की जांच करना था कि क्या भारत इस लायक हो चुका है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दे दिया जाए। ये था साइमन कमीशन। इसी को देखकर नागर जी ने सबसे पहली कविता लिखी थी। तिवारी जी पूछते हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? तब नागर जी ने कहा, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, अर्थात गवर्नमेंट सर्वेंट थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। अपशकुन का मतलब क्या होता है? अशुभ, अशगुन।
इनऑस्पिशियस। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने हर पैराग्राफ में बहुत सारे लेखकों के बारे में बताया है जिनके बारे में आपको जानना होगा। तिवारी जी अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? तब नागर जी ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी कहते हैं, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? तब नागर जी ने इसका उत्तर दिया, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। एनवायरनमेंट है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, यानी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी का कुछ प्रतिशत जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो आपके व्यक्तित्व पे झलकता है। यहाँ पर जो नागर जी के पिताजी थे वो बहुत ही संवेदना से पूर्ण थे, यानी कि दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले थे, और उसी को देखकर नागर जी ने अपने लेखनी में गरीबों के प्रति करुणा को व्यक्त किया था। तिवारी जी पूछते हैं, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तब नागर जी ने कहा, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 में आंदोलन तेज हो गए थे। काकोरी बम कांड क्या है? देश को आज़ादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ छेड़े गए विद्रोह के परिणाम स्वरूप 9 अगस्त 1925 को कुछ क्रांतिकारियों ने लखनऊ के काकोरी स्टेशन के पास सरकारी खजाना ले जा रही 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया। इस कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस लूट को चलती ट्रेन में पंडित राम प्रसाद विस्मिल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। ये था काकोरी बम कांड। तिवारी जी पूछते हैं, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तब नागर जी कहते हैं, आरंभिक असर है थोड़ा ज़रूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी मां मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी मां के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी उस जेल से छूटे तो मेरी उनसे वहीं भेंट हुई, जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। तिवारी जी कहते हैं, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी ने कहा, पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी पूछते हैं, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी कहते हैं, हाँ। तिवारी जी अगला प्रश्न पूछते हैं, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव, गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे आजानुबाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे, कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से अब सब परिचित होंगे कि किस तरह से एक गेट को बंद करके जनरल डायर जो थे उस टाइम, उनके आदेशानुसार गोलीबारी की गई थी और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे उसमें। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो उस बाग की जो मिट्टी थी वो इनके कुर्ते में हमेशा रहती थी। 1931 से 37 तक मैं प्रति वर्ष कोलकाता जाकर शरत चंद्र से मिलता रहा। उनके गांव भी गया। तिवारी जी पूछते हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी ने कहा, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है, अर्थात बचपन से ही मैं उनको देखता समझता आ रहा था। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझे पढ़वा कर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, आपने खंजन
नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी ने कहा, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती थी। कि सूर जन्मांध है या नहीं, सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला तो मन है। बिल्कुल सही बात। ये एक बहुत गहरी बात है कि जो हमारी आँखें हैं वो सिर्फ देखती हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो उसमें सही गलत अच्छा बुरा पहचानता है। अर्थात देखने वाला तो हमारा मन है, आँखें हमारा माध्यम है। तिवारी जी कहते हैं, आपने क्या कभी अपने लेखने के सार्थकता की परख की है? नागर जी कहते हैं, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। प्रतिक्रिया अर्थात मूवमेंट, प्रतिकार बदले में। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया। भ्रमण का अर्थ होता है यहाँ वहाँ जाना, घूमना फिरना। नागर जी कहते हैं, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, अखंड यानी कि पूरा भारत, संपूर्ण, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर अर्थात चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। मनोविज्ञान अर्थात वह विज्ञान जिसमें मानव मन की विभिन्न अवस्था, क्रिया तथा प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जिसे कहते हैं साइकोलॉजी। से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं उनकी कहानियों में। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय हैं। टॉल्स्टॉय और चेखव ये रचनाओं के नाम हैं। तिवारी जी कहते हैं, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। संकलन अर्थात संग्रह, कलेक्शन। नागर जी कहते हैं, हाँ, बहुत। पत्रों का भी संग्रह काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तिवारी जी पूछते हैं, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क अर्थात वहाँ पर रहकर काम करना। तब नागर जी ने कहा, हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाच्य बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। देखिए, एक लेखक बनना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। हर चीज़ को समझने के लिए उस चीज़ को फील करना पड़ता है। अगर आप गरीबों के बारे में लिख रहे हैं तो आपको गरीबी फील करनी पड़ेगी। इसीलिए जो कुछ भी इन्होंने लिखा है, हर लेखनी को उन्होंने रहकर फील किया है। और नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? नागर जी ने कहा, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिसमें जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सधता है, अर्थात जो हमारा मन है उस पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए, प्राण पे हमारा कंट्रोल नहीं है। प्राण का अर्थात होता है हमारी जिंदगी। तिवारी जी, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी ने कहा, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। इंट्यूटिव आई का मतलब है मनुष्य के अंतर्मन की आंखें, आंतरिक मन, जिसे हम मन बोल सकते हैं। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। तब नागर जी ने कहा, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, अर्थात ब्रेक आ गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, यानी कि मुझ में और लिखने की हिम्मत आए, इसकी कामना करिए आप सब लोग। तो इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छा पाठ समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा और रचनाएं जो इसमें बताई गई हैं उसके बारे में भी आपने जाना होगा।
इस तरह से वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।